शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने हेतु संसद को अधिकृत किया। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 5वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की वैधता को बरकरार रखा। भारतीय एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे और अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थान रखता है। 1862 में इसकी उत्पत्ति हुई, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन साल 1956 के 7वें अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, जब प्रकाश की धारा किसी तरल से होकर गुजरती है तो तरल द्वारा बिखरे हुए प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। इस घटना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कैलिपिक चक्र, बाल्डविन प्रभाव, रमन प्रभाव या फिर वैन हो विलक्षणता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रमन प्रभाव। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। दरअसल 1986 में भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। इस वर्ष का विज्ञान दिवस भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग की थीम पर मनाया गया। आपको बता दें कि रमन प्रभाव उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें प्रकाश की धारा किसी तरल से गुजरती है तो तरल द्वारा बिखरे हुए प्रकाश का एक अंश एक अलग रंग का होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रमन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित अलग शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कुइपर बेल्ट, हवाई जहाज हाइड्रोलिक प्रणाली, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली या फिर माया सभ्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी माया सभ्यता। हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने एक चित्र दिखाते हुए दावा किया कि यह तस्वीर अलक्स जैसी प्रतीत होती है। आपको बता दें कि माया पौराणिक कथाओं के अनुसार अलक्स एक तरह के छोटे शरारती जीव थे जो जंगलों और खेतों में रहते थे, इसलिए विकल्प डी सही है। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 250 से 900 ईस्वी के बीच ये सभ्यता अपने चरम पर थी। इसमें खगोल शास्त्र, गणित और कालचक्र को काफी महत्व दिया जाता था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी माया सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन AIM-4C की भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख से निपटना, समुद्री प्रदूषण का उन्मूलन करना, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना या फिर यूरोप में जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख से निपटना। हाल ही में भारत एक वैश्विक मंच AIM-4C में शामिल हुआ। AIM-4C यानी AIM-4C का पूरा नाम एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह पहल 5 वर्षों यानी 2021 से 2025 में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख से निपटने का लक्ष्य रखती है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार हेतु निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों को एकजुट करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासैट मिशन किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जापान, भारत, इजराइल या फिर दक्षिण कोरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इजराइल। नासा साल 2026 में इजराइल का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप अल्ट्रासैट लॉन्च करेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे 2026 की शुरुआत में पृथ्वी के चारों ओर भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। अल्ट्रासैट का पूरा नाम अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। ये उपग्रह ब्रह्मांड में अल्पकालिक घटनाओं के रहस्यों की जांच करेगा, जैसे सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन सितारों का विलय आदि। यह पराबैंगनी प्रकाश को मापेगा जिससे पृथ्वी से नहीं मापा जा सकता है। साथ ही ये वैज्ञानिक समुदाय को क्षणिक घटनाओं पर रियल टाइम अलर्ट प्रदान करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में कीसाबादी क्या है? आपके ऑप्शन है गुजरात का एक लोक संगीत, ओडिशा का एक लोक नृत्य, जैन धर्म की गुफाएं या फिर राजस्थान की वास्तुकला तकनीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ओडिशा का एक लोक नृत्य।
चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कीसाबादी ओडिशा का लोकप्रिय लोक नृत्य का रूप है, इसलिए विकल्प भी सही है। ये नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में गाए जाने वाले गीत भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम जीवन को व्यक्त करते हैं। यह गीत स्थानीय भाषा कोसली में गाए जाते हैं। इसमें कभी कभी नर्तक लाठी का उपयोग अपने साथी नर्तकों की छड़ियों पर प्रहार करने के लिए करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओडिशा का एक लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलाइट शम्पेन जनजाति भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट या फिर पन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ग्रेट निकोबार। हाल ही में ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से ग्रेट निकोबार खबरों में रहा। आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इस द्वीप पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। ये रिजर्व उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वनों, समुद्र तल से 642 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं, माउंट थूलियर और तटीय मैदानों से युक्त इकोसिस्टम की एक विस्तृत श्रेणी को आश्रय प्रदान करता है। यह क्षेत्र इसकी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1800 से अधिक जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में मंगोलाइट शोम्पेन जनजाति रहती है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये जनजाति शिकारी और खाद्य संग्राहक है जो जीविका के लिए वन और समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पहले सीजेआई जस्टिस हरिलाल जेकिसुन दास कानिया थे। कथन 2 है, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक नहीं दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत में चिकित्सा शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 124(1) कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर द्वारा अधिकृत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होता है। पहले सीजेआई जस्टिस हरिलाल जेकिसुन दास कानिया थे, जबकि वर्तमान में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई हैं। इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समितियों पर विचार कीजिए। पहली दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरी बोहरा समिति, तीसरी इंद्रजीत गुप्ता समिति। उपयुक्त समितियों में से कौन सी समितियां भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस संदर्भ में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न समितियों और आयोगों ने चुनाव प्रक्रिया की जाँच करके सुझाव दिए हैं। इनमें प्रमुख है 1990 में चुनावी सुधारों पर बनी दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरी है 1993 में अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर बनी बोहरा समिति, तीसरी है 1998 में चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर बनी इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट है 1999 में बनी चुनावी कानूनों में सुधार पर भारतीय विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट। उसके बाद है 2000 से 2002 के बीच बनी संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, और इसी तरह एक लास्ट है 2014 में चुनावी आयोग्यताओं पर भारतीय विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट। इसलिए विकल्प डी सही हुआ। तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी कल्पना संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। कथन 2 है, यह केवल पश्चिमी देशों के प्रति जवाबदेह है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रमुख ने कहा है कि IMF क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बजाय उसे रेगुलेट करेगा। बता दें कि IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को कम करने का प्रयास करता है। इसकी कल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसलिए कथन 1 सही है। इसका गठन 1930 में दशक की महामंदी में योगदान देने वाले प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन से निपटने के लिए किया गया था। इसमें 190 सदस्य शामिल हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति जारी करता है जिसे विशेष आहरण अधिकार यानी SDR या स्पेशल ड्रॉइंग राइट के रूप में जाना जाता है, जो सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार का पूरक हो सकता है।
ये अपने सदस्य देशों की सरकारों के प्रति जवाबदेह है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, भारत के रक्षा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत का लक्ष्य 2024-25 तक भारत के वार्षिक रक्षा निर्यात को $5 बिलियन तक बढ़ाना है। कथन 2 है, दिसंबर 2022 तक भारत का रक्षा निर्यात 6058 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में भारत के वार्षिक रक्षा निर्यात के लक्ष्य को दोहराया। दरअसल भारत का लक्ष्य 2024-25 तक भारत के वार्षिक रक्षा निर्यात को वर्तमान के $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन करना है, इसलिए कथन एक सही है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार विशेष बल दे रही है, जिससे भारत के रक्षा निर्यात में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 तक भारत का रक्षा निर्यात मूल्य 6058 करोड़ रुपए पहुंच गया, इसलिए कथन 2 सही है। निर्यात की जाने वाली प्रमुख रक्षा वस्तुओं में व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुएं, अपतटीय गश्ती जहाज, ALH हेलीकॉप्टर, SU एवियोनिक्स, भारतीय रेडियो, तटीय निगरानी प्रणाली आदि शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहे क्लीन प्लांट सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवाल और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।